बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने डिस्कस कर लिया था कि कुछ हमारे पास मेटल्स हैं और कुछ जो हैं वो मटेरियल में से नॉन मेटल्स होते हैं। और इसको बेटा अगर हम देखें तो इसमें फिर हमने कंपाउंड को डिस्कस किया था कि कंपाउंड हमारे पास क्या है, मिनरल्स क्या है। मिनरल्स के बारे में हमने बताया था कि द नेचुरल सब्सटेंसेस इन विच द मेटल्स आर हाई आर देयर कंपाउंड्स अकर इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। तो इनको हम क्या कहते थे, मिनरल्स का नाम दिया था। फिर इसमें इट मे बी सिंगल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, complex mixture or compound. The minerals from which the metals can be conveniently and economically extracted. वो minerals जिसमें आप metals को easily और economically extract करते हैं, उनको हम ores का हमने नाम दिया था कि they are ores. ores का नाम दिया था। ठीक है बेटा। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था इसको अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स। अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स में फिर हमने ये बताया था कि जो इसमें 18 एलिमेंट्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल्स आर कंसीडर्ड नॉन मेटल्स। फिर मैंने आपको पीरियोडिक टेबल शेयर किया था। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको वो मेंशन करके बताए थे कि कौन कौन से आपके पास एलिमेंट्स हैं, कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो पहले हमने नॉन मेटल्स को यहाँ पे डिस्कस किया था। नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन को डिस्कस किया था। इसकी परसेंटेज हमने बताई थी कि इसकी कितने परसेंट जो है वो आपको नॉर्मल मैटर का वो मिलती है बाय मास एंड ओवर 90% बाय नंबर ऑफ द एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से 90% है। नाइट्रोजन के बारे में हमने डिस्कस किया था, नॉन मेटल में आता है। ठीक है ना, डाई एटॉमिक की फॉर्म में पाया जाता है। डाई एटॉमिक का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि जिसमें 2 एटम्स होंगे, इसलिए इसको हम N2 लिखते हैं। ऑक्सीजन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट केमिकल एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है ना, तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म है, अबंडेंट कहते हैं कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, एग्जिस्ट करने वाला, हाइड्रोजन और हीलियम के बाद वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट 49.2% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। उसके बाद कार्बन को हमने डिस्कस किया था। कार्बन एग्जिस्ट इन इट्स प्योर फॉर्म, यानी कि कार्बन की बेटा जो प्योर फॉर्म है वो आपको मिलेगी डायमंड में और ग्रेफाइट में। ठीक है, इन द फ्री स्टेट। और इन एटमॉस्फेयर में आप देखते हैं कि कार्बन आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगी, बट इट एग्जिस्ट एज अ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड की फॉर्म में आपको ये मिलती है। प्योर फॉर्म में डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में आपको मिलेगी। फिर इसके बाद हमने जो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट था वो था सिलिकॉन। सिलिकॉन मेक्स आपको 25.7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, और ये क्या है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द क्रस्ट। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल्स आर रेयरली फाउंड एंड इट मेनली एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट। ये भी कंबाइंड स्टेट में ही आपको मिलेगा सिलिकॉन भी। फिर इसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है जो हम डेली लाइफ में हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने फिजिकल स्टेट्स में हमने देखा कि हमारे पास जो जितने भी मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बट इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ आपके पास ऐसे भी मेटल्स हैं विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। और लिक्विड फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स वो है आपके पास मर्करी, गैलियम एंड सीजियम। और इसी तरीके से नॉन मेटल्स भी सॉलिड, गैस में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक आपके पास ऐसा नॉन मेटल है जिसको हम ब्रोमीन कहते हैं। ब्रोमीन जो है हमने देखा था कि वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर हम बेटा आ गए थे यहाँ पे डू यू नो में कैरेट्स की हमने बात की थी, गोल्ड की बात की थी। प्योर गोल्ड के बारे में हमने बताया था कि प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है। ठीक है ना,
कैरेट जो है वो इसकी यूनिट है जिसमें आप उसको मेजर करते हो, जिस तरीके से हम मिल्क को लीटर में मेजर करते हैं, शुगर को हम केजी में मेजर करते हैं, सेम इसी तरीके से गोल्ड को आप कैरेट में मेजर करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि जो पॉपुलर क्वालिटी है पाकिस्तान में जो यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, वो हमने देखा था कि वो 22/22 के होती है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो मतलब लोग पसंद करते हैं। इसके बाद फिर हम आ गए थे मेटल के ऊपर। हमने मेटल को डिस्कस किया था कि मेटल हमारे पास क्या होते हैं। मेटल्स में हमने देखा था बेटा, ये था इसमें मेटल में सबसे पहले हमने लस्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि लस्टर वो होते हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और वो शाइन करते हैं, और नॉन लस्टर वो होते हैं जो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम नॉन लस्टर में डिस्कस करते हैं। जिस तरह के नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स कोई भी हैव नो लस्टर, उसमें कोई चमक नहीं होती है, एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है ना, सिवाय ग्रेफाइट के, विच इज एन एक्सेप्शन ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट के अलावा बाकी कोई भी नॉन मेटल आप देखोगे कि वो लस्टर नहीं करेगा। जी बेटा अली शेर। सर मैं पूछ रहा था कि इस यूनिट में, इस टर्म में हमारे कितने यूनिट आएंगे? इस टर्म में बेटा 3 नहीं, इस टर्म की तो पता नहीं, हमने ना जून तक 3 यूनिट्स करने हैं, नेक्स्ट मंथ तक हमने 3 यूनिट करने, हमने फर्स्ट यूनिट कर लिया है, उसका लिंक भी मैंने आपको शेयर कर दिया था बेटा। अभी हमने सेकंड हमने किया हुआ है, इसके बाद हम एक और चैप्टर करेंगे जो कि फोर्स के बारे में है, ठीक है ना, वो फिर मैं आपको बेटा बता दूंगा साथ साथ। फिर हमने इसमें बेटा कल डिस्कस किया था मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, बहुत ज़्यादा डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है। इसकी फिर मैंने आपको बताया था कि ये डेफिनीशन है, 2 लाइन्स की ये आपने लिखनी है कि मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट और द फॉइल। मतलब ये होता है कि मेलेबिलिटी का मतलब ये होगा कि मेटल आपके पास जितना ज़्यादा आप उसकी हैमरिंग करोगे वो उतने ज़्यादा स्ट्रेच होते जाएंगे, टूटेंगे नहीं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। मतलब 3 से 3 शीट या फाइल जो है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। किचन में भी हम देखते हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं जो कि कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से गोल्ड की फॉइल्स होती हैं ज्वेलर्स के पास, ठीक है ना, वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ की जाती है। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि डक्टिलिटी का भी मतलब मैंने बेटा आपको ये बताया था कि डक्टिलिटी का मतलब ये होगा कि अगर आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करते हो, जिस तरह के गोल्ड है या सिल्वर है, इसकी जो डक्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जिसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी उसकी आप बहुत पतली सी एक वायर बना सकते हैं। वायर हम कहते हैं, जिस तरह के कॉपर वायर आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह ये जो लेडीज़ हैं जो ज्वेलरीज गोल्ड ज्वेलरीज वो पहनते हैं, तो उनके अगर आप देखें तो बहुत बारीक बारीक से गोल्ड की वायर से ज्वेलरीज को बनाया जाता है। उसकी रीज़न यही है कि इसकी हाईएस्ट डक्टिलिटी है 100। इसकी हम डक्टिलिटी का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास 100 ग्राम आपको सिल्वर हो तो इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। 200 मीटर लॉन्ग थिन वायर आप इससे बना सकते हैं। 200 मीटर लॉन्ग सिर्फ 100 ग्राम से आप बेटा बना सकते हो, ठीक है ना। तो इतनी इसकी डक्टिलिटी है, इतना ज़्यादा आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। नॉन मेटल्स हाउएवर ब्रिटल का लंबी मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा भी अगर आप उसकी हैमरिंग करेंगे वो ब्रेक हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने ग्लास की आपको दी थी। ग्लास को अगर आप थोड़ा सा भी आप हैमर करोगे तो वो ब्रेक हो जाता है। जी बेटा था कुछ। सर हमने पढ़ नहीं लिया था। हाँ ये बेटा इसको हम रिकैप्चुलेट कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला आज आगे हमने पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है। ओके सर। तो अब आप देखो बेटा इसमें जो हार्डनेस एंड द स्ट्रेंथ, हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो है उसके लिहाज से आपने बताना, ये सारा का सारा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है ना। हार्ड इसमें क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, इसको आपने यहाँ पे डिस्कस करना है कि मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड स्ट्रांग एक्सेप्ट
सोडियम, सोडियम के बारे में हमने बताया था, इसकी डायग्राम भी हमने देखी थी। देखें सोडियम आपके पास इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि आप उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हमने बताया था, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्ट करना। अब कंडक्ट किस चीज को करेगा? दो चीजों को मेटल कंडक्ट करता है, या तो वो हीट होती है या इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो मेटल्स को आप देखते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड electricity as they contain free electrons in their valence shell. वैलेंस शेल में इनके जो चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, दैट इज व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इजीली। नॉन मेटल्स हमने देखा कि आर पुअर कंडक्टर्स, इसलिए नॉन मेटल्स को पुअर कंडक्टर का भी आप नाम दे सकते हैं, इसको इंसुलेटर का भी हम नाम दे सकते हैं कि नॉन जो मेटल्स हैं वो क्या होंगे, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी, और इसी तरह आप उसको कह सकते हैं, या फिर वो क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे। फिर डेंसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा कि इसकी जो मेटल्स की जो हैवीनेस है या उसका जो वेट है वो हम उसकी डेंसिटी से पता चलाते हैं। जैसे मेटल जिनकी डेंसिटी हाई होगी वो हैवी होंगे, ठीक है ना। इसमें जिस तरह के इरिडियम, ओस्मियम हैव हाईएस्ट डेंसिटीज whereas lithium has the lowest density. Non-metals usually have low. तो नॉन मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी चूंकि कम है तो वो लाइटर होते हैं देन द मेटल्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हमने देखा था कि मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें हमने टंगस्टन की एग्जांपल ली थी। और टंगस्टन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो येलो लाइट होती है वो टंगस्टन, जो येलो लाइट वाले जो बल्ब होते हैं उनके अंदर टंगस्टन को हम यूज करते हैं ताकि वो ग्लो कर सके। और अगर उनकी हीट जो है वो बढ़ती भी है, ठीक है, उनकी हीट अगर इंक्रीज करती भी है तो वो मेल्ट ना हो, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आ आए थे सोनैरिटी। सोनैरिटी में हमने ये बताया था कि ये सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब क्या बताया था बेटा? आता बताओ शाबाश, आता सोनरस। सर किधर लिखा है ये? नीचे सोनोरिटी में सर। हाँ हाँ बेटा, अभी तक आपने बुक भी नहीं ओपन की, जल्दी करो शाबाश। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पे देखो बेटा। हाँ सर आवाज, जो आवाज देते हैं सर किसी चीज से लगे तो रिंगिंग साउंड, जो के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल्स को आपने देखा कि वो सोनोरस होते हैं क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर दे आर यूज्ड टू मेक वायर ऑफ गिटार एंड द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसी तरीके से फिर हम बेटा आए थे, हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये कल हम कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको हमने बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। और केमिकली जो होता है वो आपको सारों को पता है कि केमिकली आप इसको सिर्फ रिएक्ट करवा सकते हैं, मीन्स के इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम जो है दूसरे के साथ, एटम या इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉम्बिनेशंस होती है उनको हम केमिकल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने इसको रीड करना है। जी बेटा आता, आप रीड करो इसको। अता। यस सर। Chemical properties of metal and non-metals. Most reactivity of series of metals. Most metals lose electron in chemical reaction, but they do not react with the same vigor or speed. Metal display different tendencies to lose electron toward different substances. The greater the ease towards different substances, the greater the ease with which an element loses its electron and acquires a positive charge, the greater is its reactivity. The reactivity series of metal arranges all metal in order of their decreasing chemical reactivity. As we go down the reactivity series from potassium to gold, the
ease with which a metal loses electron and forms positive ions is from a solution. The most reactive metal, potassium, is at the top of the list, and the least reactive metal, gold, is at the bottom of the list in this reactivity series of metal. सर टेबल अब भी आप पढ़ूं? सुने बेटा, अभी अब आप देखो बेटा, इसमें बहुत वाज़े तौर पर आपने यहाँ पे डिस्कस किया इसकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ metals. Most metals lose electrons in the chemical reactions, but they do not react with the same vigor or the speed. लेकिन ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपने, जब उनको आप केमिकली रिएक्ट करवाओगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है ना, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, वो लूज करेंगे ग्रेटर द। उसके बाद हमने यहाँ पे ये बताया कि मेटल डिस्प्ले डिफरेंट टेंडेंसीज टू लूज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स डिफरेंट सब्सटेंस। फिर उनके डिफरेंट सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस सब्सटेंस के साथ आप उसको रिएक्ट करवा रहे हो, उसके मुताबिक उनकी जो टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। The greater the ease with which an electron loses its electron and acquires, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई भी मेटल तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, वो कौन सा चार्ज बनेगा। चार्ज आपको पता है कि 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक गुड। उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। माशाल्लाह, गुड। अच्छा जी, अब आप बेटा देखो कि 2 किस्म के चार्जेस जो है वो आप इस तरीके से डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद फिर हमें ये बताया कि द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल अरेंज ऑल मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी जो डिक्रीज होती है उसको टेबल में हमें आपको सारी की सारी सीरीज आपको लिख के बताई गई है। एज वी गो डाउन the reactivity series from potassium to the gold, the ease with which a metal lose electrons and form positive ion in the solution decreases, ठीक है ना। अगर आप देखो, अगर आप जाते हो, ये आपके पास पोटाशियम है, पोटाशियम से अगर तो गोल्ड की तरफ जाते हो तो फिर क्या होगा, greater the ease with which an element loses its electron, इसीलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, एंड एक्वायर्स, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेंगे तो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसकी ग्रेटर इज इट्स रिएक्टिविटी, और इनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा होगी। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स अरेंज, यानी कि यहाँ से शुरू हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये इनकी जो रिएक्टिविटी है ये इंक्रीज करती जा रही है पोटाशियम से जो आप आगे जाते, ठीक है ना। इसी तरीके से एज वी गो डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम पोटाशियम टू द गोल्ड, द ईज विद व्हिच अ मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन डिक्रीज। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करती जाएगी, और सबसे कम जो रिएक्टिविटी होगी वो गोल्ड की होगी, ठीक है ना। सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, गोल्ड की होगी, क्योंकि वो इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स पोटाशियम, ठीक है ना, पोटाशियम इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल फिर कौन सा हो गया, अगर पोटाशियम टॉप पर है तो लीस्ट जो सबसे कम जिसकी रिएक्टिविटी है, जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो फिर वो कौन सा होगा, वो आप देखोगे गोल्ड होगा। तो ये जो टेबल बेटा बनी हुई है, इसको आपने रिएक्टिविटी सीरीज को आपने आज ड्रा करना है, ठीक है। इसको आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर आपने ड्रा करना है और इसको आपने डिस्कस खालिद। सर लीस्ट रिएक्टिव में तो गोल्ड के नीचे प्लेटिनियम आते हैं। हाँ जी बेटा, प्लेटिनियम का और भी कम हो गया ना, ऊपर से जब आप नीचे आते जा रहे हो ना तो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, बात समझ गए हो? यस सर। अच्छा, अब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन को रिएक्टिविटी सीरीज कौन रीड करेगा? सर में चलो आता बेटा करो, आता और रहमान।
The higher the metal in the series, the more reactive it is. That is, the reaction is fast. This also implies that the reverse reaction becomes more difficult. That is, the more reactive a metal, the more difficult it is to extract it from its ore. A reactive metal is also more susceptible to corrosion with oxygen and water. The reactivity series can be established by observation of the reaction of metals with water, or water, oxygen, or acid. It is observed that a more reactive metal replaces a less reactive metal from its solution. Thus, a metal can replace another metal placed below it in the reactivity series, but cannot in replace a metal placed above in the reactivity series. The reaction in which each one metal replaces another from its salt solution is known as a displacement reaction. Magnesium, aluminium, and zinc being above copper in the reactivity series replace copper from its salt solution. Magnesium Mg plus copper अब आप sulfate देखिए बेटा, इसमें सुने जरा, अब आप CuSO4 एक मिनट बेटा, एक मिनट। इसमें अगर आप देखो ना, ये आपके पास कुछ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक बीइंग कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज रिप्लेस कॉपर साल्ट सॉल्यूशन। ये कॉपर साल्ट सॉल्यूशंस को ये रिप्लेस करते हैं। अगर आप पेज नंबर 40 के ऊपर आप देखें तो ये आपके पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की सैंपल जो होगी वो Mg से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं कॉपर सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट, और इसकी सैंपल होगी CuSO4, ठीक है ना। तो इससे क्या बनेगा, इससे आप देखोगे बेटा कि इससे आपके पास आगे देखें ना, यहाँ पे ये एरो से ये चीज बन जाती है। जब आप इनको रिएक्ट करवाते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस कॉपर। यानी कि कॉपर को आप सेपरेट आप कर सकते हैं, इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। उस वक्त आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं जब आप क्या करते हैं, मैग्नीशियम को आप रिएक्ट करवाते हो कॉपर सल्फेट के साथ। तो इसको आपने देखा कि इससे जो कॉपर है, कॉपर क्या हो गई है, कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, तो कॉपर इससे रिप्लेस हो गया है। कॉपर देखें यहाँ से इस रिएक्शन में अलग हो गया। अलग का मतलब है कि उस सॉल्यूशन से आपने उसको रिप्लेस कर दिया। अगर आप इसको कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप ये रिएक्शन इस तरीके से करवाते हैं। सेम इसी तरीके से बेटा आप नेक्स्ट रिएक्शन देखो कि अगर हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं, एल्यूमिनियम प्लस का मतलब होता है रिएक्ट करवाना। अगर आप एल्यूमिनियम को कॉपर सल्फेट के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हैं, CuSO4 के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं, तो फिर देखें, फिर तो इस कॉपर को आपने रिप्लेस कर दिया। इससे आपको क्या मिला, एल्यूमिनियम सल्फेट मिला और प्लस कॉपर मिला। कॉपर को आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। सेम बेटा इसी तरीके से आप देखते हैं कि अगर आपके पास जिंक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट जिंक को अगर हम रिएक्ट करवाएं तो इससे भी आप देखो ये कॉपर रिप्लेस हो जाता है, अलग हो जाता है, बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इससे आपको ये पता चलता है कि कॉपर को आपको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सिल्वर लाइज below aluminium, zinc and the magnesium, therefore it cannot replace up these from their salt solution। सिल्वर को अगर आप देखो ना यहाँ टेबल में, lies below aluminium, aluminium, zinc and magnesium, therefore इसलिए हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है ना, जो बिलो लाई करेंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने डू यू नो में हाँ जी बेटा आता पढ़ो, डू यू नो। The reactivity series can be easily remembered with the help of a mnemonic. That is a sentence that will you help to remember the series easily. One such that can learn in is pound slime. Can make zoo interesting. The long kinky salt goes purple. हाँ जी, अगर आप इनके रिएक्शंस करवाएं तो आपको क्या मिलेगा, ये जो लॉन्ग क्रिंकी सॉल्ट हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पर्पल हो जाते हैं सॉल्यूशंस को। डिफरेंट सॉल्यूशंस है, ठीक है ना। हमारे जब इंशाल्लाह ताला कॉलेज खुल जाएंगे स्कूलों में
तो आप जाके देखोगे बेटा कि वहाँ पे केमिस्ट्री की लैब में डिफरेंट सॉल्यूशंस को जब आप मिक्स करते हैं तो उनके डिफरेंट कलर्स आपको मिलते हैं। इसके बाद है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हाँ जी, आगे रीड करो। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, The ऑक्सीजन air के साथ consists react करते हैं। the air consists of 4/5 nitrogen and 1/5 oxygen, with teeny portion of other gases such as argon and carbon dioxide. Oxygen is much more reactive than nitrogen, so when metal react with air, they react with the oxygen present in it. When any substance react with oxygen, the reaction is known as oxidation reaction. आप इसको बेटा सुने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आपने मार्क करना है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन इज मच मोर रिएक्टिव देन द नाइट्रोजन, सो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एयर they react with the oxygen present in it. When any substance react with oxygen, the reaction is known as oxidation reaction. यानी कि अगर मेटल्स को आप एयर में रखते हैं ना, खुले एयर में, तो वो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब वो रिएक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इस ऑक्सीजन, अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो इसको हम क्या नाम देंगे? Oxidation reaction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक हो गया बेटा, आगे चलो। अभी सर इसकी जो ऊपर से पूरी रिएक्शन है, और द एयर कंसिस्ट ऑफ 4/5 से लेके ऑक्सीडेशन पूरी लिखनी है इसकी डेफिनेशन। नहीं, सारा नहीं लिखना, इसमें खाली यही लिखना है कि when the substance react with oxygen, when substance react with ऑक्सीजन oxygen a reaction is known। एक लाइन की डेफिनेशन अभी हमने फिलहाल लिखनी है। ओके सर। combustion is the example of, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कंबस्टन। combustion is an example of an oxidation reaction. When metal react with oxygen and they form compounds called a metal oxide. For example, when copper is heated in air, it reacts with oxygen to form copper oxide. Copper Cu plus oxygen O2. Copper oxide CuO. During the reaction, copper atoms and oxygen atoms join together to form copper oxide. It is said that copper has been oxidized in reaction. Any metal that reacts with oxygen will produce a metal oxide. For example, magnesium reacts with oxygen to produce magnesium oxide, and zinc reacts with oxygen to produce zinc oxide. The general word equivalent for this type of reaction is metal plus oxygen into metal oxide. हाँ जी, अब आप देखो बेटा, सुनो, आप देखो इसका ये जनरल फॉर्म आपको बताई गई है कि जब कभी भी कोई मेटल जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाता है? वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। और उसका जो जनरल रिएक्शन होगा, ये जनरल रिएक्शन आपने लिखना है अलग से, जनरल वर्ड, the general word equation for this type of the reaction जो होगा, ऑक्सीजन की बात हो रही है, मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो आप देखते हो कि वो मेटल ऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना। उससे क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। जी बेटा, अब आप आगे चलो, शाबाश। The least reactive metal like gold and platinum do not react with oxygen at all, even when heated up. That is the reason why they are widely used for making jewelry. Also, this stationary or all time. Very reactive metal like magnesium react violently with air, with oxygen in the air when heated. Magnesium Mg plus oxygen O2 is equals to magnesium oxide MgO. The oxides formed by the metals are generally basis oxide, i.e. इसमें भी सुने अभी बेटा, ये जो आपने मैग्नीशियम की जो सिंबल है वो Mg है, और इसको जब आप ऑक्सीजन O2 के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे तो इससे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी सिंबल होगी MgO। ये जो सिंबल है तो आपके पास केमिकल रिएक्शन है
इसको भी बेटा आपने अलग से लिखना होगा, ठीक है ना। ये अलग से इसको आप भी एक हाईलाइट कर लें। ये रिएक्शन, हाँ बिल्कुल, इसको आप हाईलाइट करेंगे। जितने भी रिएक्शन है इन सारों को आपने हाईलाइट करके अलग से आपने कॉपी पे लिखना है। जी बेटा। Okay, sir. The oxides formed by the metal are generally bases oxide, that i.e. they form bases with when dissolved in water. Magnesium oxide MgO plus water H2O. Magnesium hydroxide Mg OH2 plus hydrogen H2. Non-metal react when oxygen in the air produce non-metal oxide. Here are two examples. Carbon burned in air to form carbon dioxide. Carbon C plus oxygen O2. Carbon dioxide CO2. अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे Sulfur, दोबारा देखो, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर टू प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देखिए, जब मेटल ने रिएक्ट किया था ऑक्सीजन के साथ तो उसने बनाया था मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड। उसकी एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। कार्बन बर्न्स इन द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सेम इसी तरीके से सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना। अब आप yes sir. जाओ आगे इसको कंप्लीट करो। सर यस सर, कंप्लीट करते हो सर। वो जो क्रॉप प्रोडक्शन के क्वेश्चन आंसर्स थे वो आपने उस पर अपलोड किए चैनल पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसमें है। अगर आपके पास नहीं है बेटा तो आज आपने मुझे वो व्हाट्सएप करो ना उधर, फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा जिसके पास ना हो। Sir, मैं आपको the oxides of non-metal are acidic in nature since we dissolve in water. They form acid non-metal oxides such as sulfur dioxide and nitrogen oxide and are responsible for acid rain. These gases combine with water vapor in the cloud to form acidic solution. Acid rain damages rocks and buildings and harm wildlife. अच्छा, आप सुने, अब ये एसिड रेन के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया है कि एसिड रेन क्या होती है। द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर acidic in nature since when dissolved in water they form acids. Non-metal oxides such as sulfur dioxide and nitrogen oxide are responsible for the acid rain. ये आपने बेटा पूरा पैराग्राफ आपने मार्क करना है एसिड रेन का। एसिड रेन का आपको पता होना चाहिए, और एसिड रेन का आपको ये भी पता होना चाहिए कि these gases combine with water vapors in the clouds to form acidic solutions. एसिड रेन डैमेज, एसिड रेन क्या करती है? एसिड रेन को बेटा आप देखते हो कि वो डैमेज कर देती है रॉक्स, बिल्डिंग्स एंड हार्म्स वाइल्ड लाइफ। और ये वाइल्ड लाइफ के लिए भी क्या होती है? हार्मफुल होती है, ठीक है ना। तो एसिड रेन को दोबारा से आपने डिस्कस करना है क्योंकि ये पैराग्राफ एसिड रेन का है और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के वो भी आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो एसिड रेन को दोबारा से आप रीड करो, शाबाश। The oxides of non-metal are acidic in nature since they dissolved in water. They form acid non-metal oxide such as sulfur dioxide and nitrogen oxide and are responsible for acid rain. These gases combine with water vapor in the clouds to form acidic solution. Acid rain damages rocks and buildings and harm wildlife. Difference हाँ जी, between metal. बिल्कुल। ये जो एसिडिक रेन है इसको बेटा आपने देख लेना, यहाँ तक आज आपने करना है एसिडिक रेन तक कि एसिडिक रेन डैमेज रॉक्स एंड बिल्डिंग्स एंड द हार्म्स वाइल्ड लाइफ। आज आपके लिए यहाँ तक काफ़ी है इंशाल्लाह ताला। फिर हम नेक्स्ट जो है इसके जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, इनके जो डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आज की जो असाइनमेंट है वो मैंने आपको दी है एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आप लिखोगे और इसके पीछे जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो टेबल है वो आपने ड्रा करनी है अपनी नीट कॉपी के ऊपर।
ठीक है बेटा, और कुछ पॉइंट्स जो हमने मार्क किए हैं वो आपने सारे के सारे लिखने होंगे। सर वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है पीछे मैग्नीशियम Mg प्लस कॉपर वाले वो भी लिखने हैं। जी बेटा, वो भी नीट कॉपी के ऊपर आपने लिखने हैं। तो आज के लिए फिर इंशाल्लाह ताला इतना काफ़ी है। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।